हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्ब। आपको पता है इससे पहले मैं आपको आर्टिकल एंड मोडाल्स का टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। आज ही हमारा थर्ड टॉपिक है वर्ब का। ठीक है, आई नो मेरे पास थोड़ा कम टाइम होता है इसलिए वीडियो नहीं बन पाती है, बट मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपका एक टॉपिक जरूर रेडी करके रखती हूँ ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, और एक और बात बता देती हूँ, अगर आपको हमारे सीडीपी के, हरियाणा जीके के और ईवीएस के नोट्स चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली टेक्स्ट मैसेज करिएगा तभी आपको व्हाट्सएप पर नोट्स मिलेंगे और नोट्स आपके पेड रहने वाले हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और आपकी इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैंने आपको मोडाल्स का टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि मोडाल्स जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। एक्चुअल में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना, पर वो काम किसकी तरह करती है? हेल्पिंग वर्ब की तरह करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। जैसे हम हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में एज इट इज क्या होता है, वर्ब का टॉपिक होता है। ये क्लास आपकी चाहिए जैसे सीईटी का आप एग्जाम देंगे, चाहे आप एस्टेट का एग्जाम देंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्टेट के तीनों लेवल के लिए आपका एग्जाम, आपकी ये क्लास जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेती हूँ वर्ब की, तो अगर मैं वर्ब के टॉपिक की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। यानी जैसे अब हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं कि क्रिया क्या है, वैसे ही इंग्लिश में हम उसको एज वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब क्या होता है? एक शब्द वर्ड है विच शोज एन एक्शन, जो क्या दिखाती है? हमारी एक्शन को दिखाती है, हमारे कार्य को दिखाती है, हमारी स्थिति को दिखाती है, या हमारे पोजीशन या अधिकार को दिखाती है। वो क्या होती है? हमारे पास वर्ब होती है। तो इंग्लिश में मैंने लिखा है वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है एज इट इज उठाकर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये क्लासेस जो मैं आपको करा रही हूँ, ये मान लो आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है ना, जैसे मैंने पिछली बार चंडीगढ़ पीआरटी की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कराई थी, तो चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी। मान लो कोई और किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ब आपको पता लग गया होगा वर्ब क्या होती है। वर्ब एक वर्ड होता है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। वर्ब एक वर्ड है जो क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है, यानी कि कार्य दिखाता है। स्टेट यानी कि अवस्था दिखाता है। पोजीशन यानी कि अधिकार दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एक्शन क्या होता है? कार्य होता है। स्टेट क्या होती है? स्थिति होती है। पोजीशन क्या होता है? अधिकार होता है। जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल भी लिखे हैं जो इन तीनों का क्या कराए, बोध कराए, इन तीनों के बारे में बताए, वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है, हमारी क्रिया होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे विराट प्लेस क्रिकेट। विराट क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब आप इस सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वर्ब है। ठीक है, जैसे विराट है, विराट यहाँ पर क्या है हमारे पास? विराट हमारे पास सब्जेक्ट है ना। विराट क्या है? सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है। प्ले क्या है हमारे पास? क्रिया है, वर्ब है। और क्रिकेट क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट है ना। तो प्ले क्या हो गया हमारे पास? प्लेस क्या है हमारे पास में? वर्ब है। और वो क्या कर रहा है यहाँ पर? कोई काम कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना क्या होता है? एक्शन होता है, कार्य करना होता है। तो यहाँ पे ये वर्ब कैसी है? एक्शन वर्ब है। आ गया समझ में? तो विराट प्लेस क्रिकेट, विराट क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो प्लेस क्या है यहाँ पे? हमारे पास प्लेस जो है वो वर्ब है। वर्ब कैसी है? एक्शन है। ठीक है, एक्शन वर्ब है हमारे पास। इसके बाद मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है, जैसे आई एम अ टीचर। एम तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है एम हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। और एम जो है यहाँ पे कोई भी एक्शन का काम नहीं कर रहा है ना। एम क्या दिखा रहा है? स्टेट को दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या दिखाएंगे? इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है? स्टेट को दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि स्थिति को दिखा रहा है। और वो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे लिखा है आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है? वो खुद के बारे में बता रहा है, क्या उसकी स्थिति बता रहा है कि वो क्या है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो एम वर्ब आई है वो क्या शो कर रही है हमारे पास? वो हमारे पास स्टेट को शो कर रही है, यानी कि स्थिति को शो कर रही है। जैसे लिखा है गोपी इज इल, गोपी क्या है? बीमार है ना। तो अब ये क्या? उसकी एक स्थिति हो गई है, उसकी एक कंडीशन, उसकी स्टेट है। तो यहाँ पर गोपी इज इल, इज क्या है? यहाँ पर स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इज क्या होगी? वर्ब होगी। और कैसी वर्ब है ये? स्टेट को शो करने वाली वर्ब है। इसके बाद मैंने लिखा है राम हैज अ कार, राम के पास क्या है? एक कार है। अब वहां पर क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है, किसके ऊपर? कार के ऊपर। तो यहाँ पर हैज वर्ब जो है वो किसको शो कर रही है?
पोजीशन को शो कर रही है ना, किसे शो कर रही है, पोजीशन को शो कर रही है। आ गया समझ में इतना? आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो मैंने अभी आपको 3 बातें बताई हैं कि वर्ब जो है वो 3 चीजों का बोध कराता है। एक हमें स्टेट के बारे में बताता है, सबसे पहले एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में और पोजीशन के बारे में। मैंने आपको एक्शन का एग्जाम्पल भी दिया, जैसे राम प्लेज क्रिकेट या विराट प्लेज क्रिकेट। इसके बाद मैंने आपको स्टेट का एग्जाम्पल भी दिया है, आई एम अ टीचर, ये स्थिति को दिखा रहा है। उसके बाद पोजीशन दिखा रहा है, आई हैव अ कार, राम हैज अ कार, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो उसको उसके पास है वो चीज, तो इसलिए वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है, यानी कि अधिकार को शो कर रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। आ गया इतना समझ में? आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ना हमारे पास वर्ब की 2 कैटेगरीज में मैंने वर्ब को यहाँ पर डिफाइन किया है, काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, कैटेगरी 1 में अलग वर्ब रखी है और कैटेगरी 2 में मैंने अलग वर्ब रखी है। अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करती हूँ तो उसमें मैंने स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब को रखा है, और अगर मैं कैटेगरी 2 की बात करती हूँ तो उसमें आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि स्टेटिव वर्ब कौन सी है, फिर हम उसके बाद जानेंगे डायनेमिक वर्ब्स कौन सी होती हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो कैटेगरी 1 में हमारे पास स्टेटिव वर्ब है और डायनेमिक वर्ब है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टेटिव वर्ब के बारे में। स्टेटिव वर्ब जो है, आपको नाम से ही पता लग रहा है, स्टेटिव यानी कि स्टेट या पोजीशन, है ना। द वर्ब विच शो अ स्टेट, जो क्या दिखाती है, एक स्टेट को दिखा रही है या फिर क्या शो कर रही है, पोजीशन शो कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्टेटिव वर्ब कह देते हैं। जो स्थिति या अधिकार दिखाती है वो क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। आपको याद रखना है, स्टेटिव नाम से ही पता लग रहा है, तो स्टेट से शुरू होगा, स्टेट के बाद क्या आता है, पोजीशन आता है। तो ये दोनों चीजों का बोध कराएगी, इसमें स्टेट भी रहेगा और इसमें पोजीशन भी रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में तो आ रहा है ना जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ? कभी ऐसे ही पढ़ते जाओ और समझ में आए ना आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जब हम इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी मैं आपको, तब और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमारा थ्योरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, जहाँ पर भी ये लिखा देखा थंबनेल पर कि पिछले इतने ईयर में आए हुए क्वेश्चंस कर लें, पेपर पास हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी ही नहीं पढ़ी है तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कैसे आएंगे? क्वेश्चन करने से पहले आपको थ्योरी आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब नाम से ही पता लग रहा है, जो स्टेट को दिखाता है और जो पोजीशन को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जो स्थिति या क्या दिखाए, अधिकार दिखाए। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ डायनेमिक वर्ब की, डायनेमिक वर्ब वो होती है जो फिजिकल एक्शन दिखाती है। जैसे जो एक्शन दिखा रही है, एक्शन वर्ब है, मतलब कार्य को दिखाती है, वो क्या होती है, डायनेमिक होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम अ टीचर। अब देखो ये दिखा रहा है आई एम अ टीचर, तो ये कैसी वर्ब हो गई, एम, ये स्टेट को दिखा रहा है, इसलिए ये कैसी वर्ब है, आपकी स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो कैसी वर्ब है ये, आपकी स्टेटिव वर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें एक्शन का पता नहीं लग रहा, हमें किसका पता लग रहा है, यहाँ पे स्टेट के बारे में पता लग रहा है। 1 सेकेंड, ये कलर नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, इस पे हो गया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। तो टीचर यहाँ पे एम क्या है, स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखा रहा है ना। आ गया ना समझ में इतना? तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आई एम अ टीचर, यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है। इसके बाद लिखा है आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे प्ले जो है वो क्या है, एक्शन वर्ब है ना। मैंने अभी बताया था ना एक्शन वर्ब के बारे में, स्टेट वर्ब के बारे में, पोजीशन के बारे में, है ना। प्ले क्या है हमारा, किसी न किसी एक्शन को दिखा रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर भी फिजिकल एक्शन की बात होती है वहां पे कौन सी वर्ब होती है, डायनामिक वर्ब होती है। जहां पर स्टेट की और पोजीशन की बात होती है वहां पे कौन सी वर्ब होती है, वहां पे स्टेटिव वर्ब होती है ना। तो अब यहाँ पे प्ले आ गया, तो प्ले कैसी है, फिजिकल एक्शन है, इसलिए कैसी वर्ब है, ये डायनामिक वर्ब है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 2 में मैंने रखा है हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये सबसे आसान होता है अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो, या एक बार हम ध्यान से सुन लेते हैं तो हम इजीली उसको क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ लिखा है द वर्ब विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, जो सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस रखती है या उसकी बहुत ज्यादा महत्वता होती है, उसे क्या कहते हैं, हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आई रीड, मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। रीड क्या है, हमारी मेन वर्ब है, उसका काम क्या है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, इसलिए रीड क्या है, हमारी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। इसके बाद है राम इज प्लेइंग। अब देखो प्ले करना, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना।
तो यहाँ पे जो है प्लेइंग है वो क्या है, हमारी मेन वर्ब है ना, क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे वर अब्सेंट। अब इस सेंटेंस में देखो जो वर है वो हमारी मेन वर्ब कैसे हो गई, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी मेन वर्ब नहीं दे रखी है ना, अब्सेंट हमारे पास कोई वर्ब तो नहीं है, लेकिन वर क्या है हमारे पास में, वर्ब है, वर क्या है हमारे पास, वर्ब है। जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब किसका काम करती है, कई बार मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर वर क्या है, हमारी मुख्य क्रिया का काम कर रही है। आ गया समझ में इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मेन वर्ब जहां पर इंपॉर्टेंस रखती है वो क्या कहलाती है, जहां पर मुख्य रूप से मतलब उसकी भूमिका रहती है वो मेन वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए राम इज प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। दे वर अब्सेंट, इसमें कोई और वर्ब है ही नहीं, तो वर्ब क्या हमारी मेन वर्ब है। आई रीड, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये रीड, तो यहाँ पे रीड क्या है, मेन वर्ब है। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ हेल्पिंग वर्ब की और ऑक्सिलरी वर्ब की, सहायक क्रिया की। ठीक है, द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब, जो क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है टू फॉर्म अ टेंस, टेंस बनाने में, वॉइस और मूड में, इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। उसे क्या कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मेन वर्ब की क्या करे, सहायता करे, है ना। जैसे देखो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, अभी मैंने लिखा था राम इज प्लेइंग। अब देखो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे ना प्लेइंग, मैंने आपको अभी प्लेइंग के बारे में बताया था कि प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन इस मेन वर्ब की कोई ना कोई हेल्प कर रहा है ना, तो वो कौन कर रहा है, इज कर रहा है ना। तो इज अगर प्लेइंग की हेल्प कर रहा है तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और प्लेइंग क्या हो जाएगी हमारे पास, मेन वर्ब हो जाएगी, है ना। जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे लिखा है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई शैल विल रीड, मैं पढ़ूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा पता लग रहा है, आई एम रीडिंग, मैंने अभी आपको बताया रीडिंग क्या होगी, मेन वर्ब है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो जो काम हो रहा है वही क्या हो जाता है, हमारा मेन काम हो जाता है। इसलिए रीडिंग क्या हो गई हमारे पास में, मेन वर्ब हो गई है, लेकिन इसकी कोई ना कोई सहायता करने आया, हेल्प करने आया है, तो वो कौन है, एम है, इसलिए एम क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके बाद है आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, तो वॉज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। इसके बाद है आई शैल विल रीड, रीड क्या है, मैं पढ़ूंगा, है ना, तो पढ़ूंगा मतलब रीड क्या है, वो काम क्या करेगा, पढ़ने का ही करेगा, तो पढ़ना तो उसका मेन काम है, इसलिए रीड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, लेकिन उसकी हेल्प कौन कर रहे हैं, शैल और विल कर रहे हैं, इसलिए शैल और विल क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। हमारे पास वैसे 28 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिसको मैंने लिखा है प्राइमरी वर्ब में और मोडाल्स के फॉर्म में, क्योंकि मोडाल्स का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि मोडाल्स जो हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जब किसी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो मोडाल्स क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम कर देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में इतना? आई होप सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे जितने भी मैंने आपको समझाए हैं। तो अगर मैं प्राइमरी वर्ब की बात करती हूँ तो प्राइमरी वर्ब में क्या आता है, बीइंग, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, है ना, ये क्या है, प्राइमरी वर्ब है। बस एक बार इसको ना ध्यान में रख लेना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो करने की नीड नहीं है ना। तो ये क्या है, बी है, बीइंग है, बीन है, इज है, एम है, आर है, वॉज, वर है, हैव, हैज, हैड है। 1 सेकेंड, रुकिए। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब्स क्या हैं यहाँ पे हमारे पास, बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड। ठीक है, इसके बाद कुछ मोडाल्स लिखी हैं जो मैंने आपको बताई दी हैं और पढ़ा भी दी थी। किसी अब कुछ नोट बताऊंगी मैं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब है, या मैंने अभी आपको बताया था अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था, शायद वो एग्जाम्पल था विनय इज अब्सेंट, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल था। जब मैंने आपको कहा था कि उस सेंटेंस में क्या नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वहां पर जो वर्ब था ना वो किसका काम कर रहा था, उस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा था। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई। अब देखो ये लिखा आई एम अ टीचर, है ना। तो ये देखो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये कौन सी किस तरीके की वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया स्टेटिक, ये यहाँ पर एक्शन वर्ब है या पोजेशन दिखा रहा है या स्टेटिव वर्ब है। सबसे पहले तो ये बताओ आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर ये क्या है, स्टैटिक वर्ब है ना। और इसके साथ साथ एम जो है वो किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी हमारे पास में मेन वर्ब नहीं दी गई है। अब देखो शी इज इल, इज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। ठीक है,
जैसे आई हैव अ कार, ये भी हैव क्या होगी, मेन वर्ब होगी, है ना। तो ये कौन सी है, ये भी क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। इसके बाद सेकंड नोट में मैंने लिखा है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ है तो अंत वाला वर्ब मेन वर्ब माना जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कितने सारे सेंटेंस है, मैंने आपको बताया है कि इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब होती है वो क्या मानी जाती है, आपकी मेन वर्ब मानी जाती है ना। जैसे देखो आई एम रीडिंग अ बुक, एम के बाद क्या आया, रीडिंग आया, और काम क्या हो रहा है, रीडिंग का ही हो रहा है ना। तो रीडिंग क्या हो गई हमारे पास, मेन वर्ब हो गई, एम क्या होगी हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये बहुत ईजी से है। मोडाल्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में मोडाल्स का यूज नहीं होता। मैंने आपको बहुत बार अभी भी बताया था कि हमारे पास 28 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें क्या आती है, मोडाल्स भी आती है ना। तो जो मोडाल्स होती हैं वो हमेशा किसका काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं। ठीक है, हो गया, आ गया इतना समझ में। आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे जितने भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की टाइप क्या है, द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, किसके अकॉर्डिंग, किसी पर्सन के अकॉर्डिंग, किसी नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या टेंस के अकॉर्डिंग, वो क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। जो अपने आप को चेंज कर ले, किसके अकॉर्डिंग, किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसी टेंस के अकॉर्डिंग, क्या कर ले, अपने आप को चेंज कर ले, वो क्या होती है, हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, वैसे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन, ये हिंदी में लिखा है, बस अभी मैंने आपको समझा ही दिया है। जैसे लिखा है, या देखो एग्जाम्पल लिखे मैंने, अब एग्जाम्पल में लिखा है आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, ये क्या था, आई के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें प्ले आ गया। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को बदला तो क्या हो गई, वर्ब भी चेंज हो गई, वर्ब में क्या आ गया, एस या ई एस ऐड हो गया। अब इसके बाद है ही प्लेड क्रिकेट, अब यहाँ पे कंप्लीटली क्या चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो गई, वर्ब चेंज हो गई। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, हमारा टेंस चेंज हुआ, तो क्या हो गया, मतलब सब ये टेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि मेन वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही बात मैंने आपको भी बताई है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, विच इज नॉट अफेक्टेड, जो अफेक्ट नहीं होती, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या ना हो, प्रभावित ना हो, अफेक्ट ना हो। अब देखो कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने, जैसे लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले, मैं क्या करना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, ही वॉन्टेड टू प्ले, है ना, उसने खेलना चाहा। अब यहाँ पे क्या है, जो वर्ब इफेक्ट नहीं हो रही है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रही, वर्ब सेम रही, तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, अब यहाँ पे ये चेंज नहीं हुई, जो चेंज हो रही है वो क्या है, फाइनाइट है, और जो चेंज नहीं होती वो कैसे हो जाती है, नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर ये भी चेंज नहीं हुई, अब थर्ड में भी चेंज नहीं हो रही। तो ये जो टू के साथ वर्ब आ जाती है और वर्ब में कोई चेंज नहीं होता तो उसे हम इन्फिनेटिव भी कह देते हैं। जहां पर वर्ब की बेस फॉर्म रहती है टू के साथ, उसे ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ध्यान से कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, और ये एचटेट के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल मतलब रट्टा मार के जाना इनका। पार्टिसिपल पूछे जाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव, नॉन इन्फिनेटिव, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें जिस मेन वर्ब में जब कोई चेंज नहीं होता है टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो सेम एज इट इज रहता है और टू के साथ आता है, तो क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है या फिर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, प्लेइंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। अब देखो वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो वो नाउन की तरह काम करता है, तो नाउन बन जाता है। ये बात भी याद रख लेना, जब किसी वर्ब में आईएनजी ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो अब यहाँ पर वर्ब में जब आईएनजी लगा है और वो नाउन की तरह काम कर रहा है और सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जीरंड कहलाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तब आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे उनमें, इसलिए अभी इसको अच्छे से कर लो। देखो मैंने क्या बताया, अब आपको वर्ब के बारे में तो पता ही है, जहाँ पे कोई एक्शन का पता लगता है वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। जब हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो वो एक नाउन की तरह काम करने लग जाती है, और नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और ये क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। आ गया समझ में? ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसको ऐसे ठीक कर लेंगे।
इसके बाद पार्टिसिपल की बात करते हैं। पार्टिसिपल है आई एम प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। जहां पर कोई चेंज नहीं होता वर्ब में, वो क्या होता है? पार्टिसिपल है। जैसे लिखा है देयर इज अ ब्रोकन टेबल, देयर वॉज अ ब्रोकन टेबल। टेबल क्या रही? ब्रोकन ही रही, तो इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि वर्ब की कैसी फॉर्म थी? सेकेंड फॉर्म थी, है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं। जहां पर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वहां क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिस क्रिया के बाद नहीं सॉरी, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ट्रांजिटिव में, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो वो ट्रांजिटिव है। जैसे ही ईट्स राइस, वो क्या खाती है? राइस खाती है। राइस क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगी? ट्रांजिटिव। ईट्स क्या हो गई? ट्रांजिटिव। आई लव माई कंट्री, है ना। लव क्या है यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि कंट्री आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। राम इज रीडिंग, या तो सीधा एक सेंटेंस दे देता, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती, तो कैसी क्रिया हो जाती है? इंट्रांजिटिव। अब इसने आगे ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो कैसी हो गई? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इंट्रांजिटिव होती है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया होता, वहां पे क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। जैसे ही ईट्स, वो क्या करता है? खाता है। ईट्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है ना। वन सेकेंड। तो यहाँ पे ये क्या है? इंट्रांजिटिव सॉरी। आगे लिखा है राम इज रीडिंग, दे गो टू स्कूल, आई रन फास्ट। इसमें कोई भी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे ये है नॉट, ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते। कुछ ऐसी वर्ब भी मैंने लिख दी है जिनके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, वो है गो, कम, सिट, स्लीप, डाई, और इसके बाद है ये, बस ये कुछ वर्ब हैं जिसके बाद क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास? इंट्रांजिटिव वर्ब थी। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये वर्ब का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जरूर आता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है, ध्यान से करना है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तब तक हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।